नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का स्टडी वेव्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। और आज के सेशन में हम पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक देखेंगे, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। हालांकि हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, क्षमादान की शक्तियां, इनको अलग अलग सेगमेंट में देख चुके हैं और हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये हमारा राष्ट्रपति की क्या है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। जैसे भारत में अगर हम आपसे बातचीत करें, भारत के संविधान की बातचीत करें, तो भारत के संविधान के भाग 18 में, कौन सा भाग है? भाग 18 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा करी गई। कहां पर? भाग 18, पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन करता है? इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि सर ये कहां पर, किस अनुच्छेदों में इनके बारे में जानकारी मिलती है? तो जब आप अनुच्छेद की बात करते हो तो अनुच्छेद नंबर देखते हो 352, 352 से लेकर 360 के बीच में हमको क्या जानकारी मिलती है कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के मध्य में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में एक्सप्लेन किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहां से हमने ली है? जैसे अलग अलग सेगमेंट आप देखते हो, हम अलग अलग देशों से लेते हैं। उसी तरीके से जैसे फंडामेंटल राइट को हम कहां से लेते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लेते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लेते हैं? यूनाइटेड किंगडम से लेते हैं। उसी तरीके से जब हम आपसे बात करते हैं कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहां से लेते हैं, तो हम कहते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से ली जाती है। कहां से? जर्मनी के वाइमर वाइमर संविधान से ली गई। ये वाला हिस्सा जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है। ये तो बेसिक हो गया इंट्रो की, कहां कहां से हमने ये चीजें ली है। जब हम प्रेसिडेंट की, हम इमरजेंसी पावर्स की बात करते हैं, तो हम सबसे पहला जो आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं वो पढ़ते हैं आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352। और जब हम इसके बारे में आपसे बात करते हैं तो आर्टिकल 352 क्या कहता है, जरा सोचिएगा। आर्टिकल 352 कहता है कि भैया राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, 352 क्या कहता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात करता है। तो ये कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के आधार क्या होंगे, बेस क्या होंगे? तो भारत में जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी तो उसके पीछे कुछ आधार होंगे। आधार क्या होगा? आधार होगा, पहला तो है युद्ध की सिचुएशन हो, वार की सिचुएशन हो। दूसरा आधार हो बाह्य आक्रमण का खतरा, बाह्य आक्रमण की स्थिति बन रही हो, बाह्य आक्रमण की स्थिति बन रही हो। और तीसरी बात कह रहे हैं सशस्त्र विद्रोह होने का, क्या हो? सशस्त्र विद्रोह होने की पॉसिबिलिटीज अगर होंगी तो क्या कर सकते हैं? सशस्त्र विद्रोह होने की पॉसिबिलिटी होगी तो हमारे यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। युद्ध या बाह्य आक्रमण, ये दो बाहरी कारण है, एक्सटर्नल फैक्टर है, बाहरी कारण है। और सशस्त्र विद्रोह की जब हम आपसे बात करते हैं तो ये कैसा है? ये आंतरिक कारण है। ये कैसा कारण है? तो आप कहते हो इंटरनल फैक्टर है, आंतरिक कारण है। ये कैसा कारण है? आंतरिक कारण देखने को मिलता है। जब हम इसी की बातचीत करते हैं तो एक प्रश्न ये उठता है, क्या उठता है कि देखिएगा, यहीं पर से एक क्वेश्चन उठता है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से पहले इस सशस्त्र विद्रोह की जगह पर क्या था? अशांति टर्म का इस्तेमाल किया गया था।
सशस्त्र विद्रोह की जगह पर अशांति शब्द था, और उसी अशांति शब्द को क्या किया गया, हम कहेंगे भैया आंतरिक अशांति शब्द को क्या किया गया, रिप्लेस कर दिया गया। और सशस्त्र विद्रोह की जब सिचुएशन होगी तभी भारत में क्या हो सकता है, आप इमरजेंसी अनाउंस हो सकती। तो हम यहां पर एक नोट लिखेंगे, NOT करके लिखेंगे 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति की आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। सशस्त्र विद्रोह रखा गया। तो आंतरिक अशांति शब्द को क्या किया गया, हटा दिया गया, आंतरिक अशांति को हटा दिया गया, और उसके स्थान पर हमारा क्या शब्द आ गया, सशस्त्र विद्रोह टर्म आ गया। तो जब देश में युद्ध की सिचुएशन हो या बाह्य आक्रमण होने का खतरा हो, होने का खतरा मतलब संभावना के बिहाफ पर भी ये क्या हो सकता है, बेसिकली हमारे यहां पर नेशनल इमरजेंसी इंपोज करी जा सकती। तो होने पर नहीं, होने की स्थिति में भी, मतलब पॉसिबिलिटीज अगर बन रही है, सिचुएशन लाइक अ वार की सिचुएशन बन रही है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी को इंपोज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप लिख लीजिएगा नेशनल इमरजेंसी की घोषणा संभावना, मान लीजिए हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है रॉ है, या मिलिट्री इंटेलिजेंस की मतलब की सूचना आती है, और ऐसा संदेह होता है, ऐसा संभावना बनती है कि पाकिस्तान या चीन भारत पर आक्रमण करने का क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो हमारे यहां पर उसी से क्या हो सकता है, नेशनल इमरजेंसी इंपोज करी जा सकती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल संभावना के आधार पर भी, राष्ट्रीय आपातकाल संभावना के आधार पर भी क्या किया जा सकता है, घोषणा करी जा सकती, घोषित किया जा सकता है ये चीज। यहीं पर जब हम आपसे बातचीत करते हैं कि भैया राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा कौन करता है, तो हम कहेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन अपने मन से नहीं, जब कैबिनेट की लिखित सलाह के आधार पर, कैबिनेट लिख के देगी, मुंह से नहीं, फोन से नहीं, लिख रिटन फॉर्म में भेजेगी कि भैया युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की संभावना या हो गया है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, राष्ट्रपति साहब नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। तो यहीं पर एक पॉइंट अगला लिखेंगे, या अगला एक हेडिंग बना लीजिएगा, और हेडिंग क्या बनाएंगे, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की बातचीत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करेगा, तो हम कहेंगे बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, दूसरे देश का राष्ट्रपति नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन कहेंगे कैबिनेट की या मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के आधार पर, मंत्री परिषद नहीं, मंत्रिमंडल की, कैबिनेट की लिखित सलाह के आधार पर, कैबिनेट की लिखित सलाह के आधार पर, लिखित सलाह के आधार पर, लिखित सलाह के आधार पर, तीसरे की बातचीत करें, तीसरी कंडीशन क्या होगी, जब कैबिनेट लिख कर दे देगी कि भैया ऐसी सिचुएशन बन रही, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की संभावना है, तो राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर देंगे। ये जो होगी नेशनल इमरजेंसी, ये पूरे देश में लगाई जा सकती है या किसी देश के किसी हिस्से में, यह पूरे देश में या किसी क्षेत्र विशेष में
किसी क्षेत्र विशेष में लगाई जा सकती है, लगाई जा सकती है। या तो पूरे देश में अनाउंस हो जाए या किसी राज्य में, भाई सशस्त्र विद्रोह होने की संभावना उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है, तो बिहार में भी क्या हो सकती है, लगाई जा सकती है नेशनल इमरजेंसी। वहीं अगली बातचीत करें, घोषणा की तिथि के 30 दिन के भीतर भीतर, विद इन 30 डे ऑफ प्रोक्लेमेशन, मतलब घोषणा के 30 दिन के भीतर भीतर क्या हो जानी चाहिए, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट लाइक राज्यसभा एंड लोकसभा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा क्या विशेष बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी, विशेष बहुमत से क्या करना चाहिए, पारित कर देना चाहिए। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगले पॉइंट में लिखेंगे घोषणा के 30 दिन के भीतर, घोषणा के 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा, दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इसे, मतलब नेशनल इमरजेंसी को, इसे 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, ठीक, लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। पहली बार 1 महीने के भीतर भीतर, 30 दिन के भीतर भीतर क्या करो, संसद के दोनों सदन, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का मतलब है 2/3, विशेष बहुमत का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे 2/3 मेजॉरिटी की बात हो रही, और दोनों सदन मेजॉरिटी से इसको पारित करें, तो पहली बार में कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन एक बार पारित होगा तो 6 माह के लिए लगेगा। अधिकतम मैक्सिमम कितनी अवधि होगी, अनिश्चित। हर 6 महीने पर क्या करिए, पारित करा दीजिए। जैसे एक बार पारित कराया तो 6 महीने के लिए लग गया, फिर पारित करा दीजिए प्रस्ताव, फिर 6 महीने के लिए पोस्ट करा दीजिए, फिर प्रस्ताव पारित करा दीजिए, फिर 6 महीने के लिए पोस्ट कर दीजिए, फिर प्रस्ताव पारित कर दीजिए, फिर 6 महीने के लिए पोस्ट कर दीजिए। मतलब इसके बारे में जब हम आपसे बातचीत करें, 6 माह पर पारित करके इसे अनिश्चित काल के लिए, 6 माह पर पारित कराते रहिए नेशनल इमरजेंसी का प्रस्ताव, इसे अनिश्चित काल के लिए क्या कर सकते हैं, अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक पॉइंट और लिखो, अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे, ये 3 4 5, अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 6 माह पर पारित करके इसे, 6 माह पर पारित करके इसे अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए, इसे अनिश्चित काल के लिए क्या कर सकते हैं, अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखो भारत में सबसे पहली इमरजेंसी लगती है 1962 में। जब 1962 में क्यों लगती है, क्योंकि इस समय इंडिया चाइना का वार चल रहा था, इंडिया चाइना वार की सिचुएशन में ये हमारे यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती, लेकिन ये इमरजेंसी देखते हो तो लगभग 68 तक चलती रहती है, तो 1962 से लेकर 68 तक नेशनल इमरजेंसी चली। तो हमारे यहाँ पर ये क्या है, हर 6 महीने पर प्रस्ताव पारित करा दो और इसको क्या करो, इसको बढ़वा दो, टाइम पीरियड इसका बढ़ा दो, समझे। आगे जब बातचीत करते हैं, अगली बातचीत करते हैं, आगे देखोगे जब नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन होगी, जब भी नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन होगी तो क्या होगा, तो जो राज्य विधानमंडल होंगे उनकी विधि बनाने की शक्ति निलंबित हो जाएंगी। मतलब अगले पॉइंट में कहेंगे, अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में, स्थिति में राज्य विधानमंडल की, राज्य विधानमंडल की, राज्य विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति,
विधि बनाने की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति निलंबित हो जाती है। क्या हो जाती है? विधि बनाने की शक्ति निलंबित हो जाती है। विधि बनाने की शक्ति निलंबित हो जाती है। ठीक है। और अगर हम आपसे बातचीत करें इस सिचुएशन में लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब नेशनल इमरजेंसी होगी तो क्या होगा? तो हम कहेंगे नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में लोकसभा LS, लोकसभा और विधानसभा VS का कार्यकाल एक एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक एक वर्ष करके क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। एक एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ये का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और देखोगे अगर जब हम आपसे बातचीत करते हैं नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में, आर्टिकल 19 तो पहले ही निलंबित हो जाएगा स्वतः ही। मतलब अगर हम इस सिचुएशन की बातचीत करें, और आर्टिकल 19 क्या करता? विचार, वाक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो अगले पॉइंट में कहेंगे। नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। स्वतः निलंबित हो जाता है। लेकिन ध्यान समझिएगा, 20 और 21 निलंबित नहीं होते कभी भी। आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 निलंबित नहीं होंगे। यह निलंबित नहीं होते हैं। नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, लेकिन 20 और 21 निलंबित कभी भी नहीं होंगे। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उद्घोषणा के माध्यम से किन्हीं अन्य फंडामेंटल राइट को, 23 को, 24 को, 25 को, 27 को, 15 को, 18 को क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है। तो एक और पॉइंट यहां पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कहेंगे कि भैया और एक मिनट रुकना, नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। और यहीं पर आता है आर्टिकल 359, अनुच्छेद 359। 359 ये क्या कहता है? अगर राष्ट्रपति को आर्टिकल 19 से अतिरिक्त किसी फंडामेंटल राइट को क्या करना? सस्पेंड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अतिरिक्त आदेश दिया जाएगा। मतलब अगर हम कहें तो राष्ट्रपति के आदेश से किया जाएगा, अपने मन से नहीं। तो यहीं पर एक लाइन क्या लिखेंगे? आर्टिकल 19 के अतिरिक्त, अनुच्छेद 19 के अतिरिक्त फंडामेंटल राइट का निलंबन राष्ट्रपति के आदेश से किया जाएगा। राष्ट्रपति के आदेश से किया जाएगा। राष्ट्रपति के आदेश से किया जाएगा। ये अनुच्छेद 359 कहता है कि अगर 19 के अतिरिक्त किसी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना है, 24 को, 25 को, 27 को, 29 को, 15 को, 17 को, तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा 359 के अंतर्गत, और तब वो क्या होगा? वो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होगा। अभी तक भारत में अगर हम आपसे बातचीत करें तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी इंपोज करी गई। कितनी बार? 3 बार। पहला वाला तो आपको पता ही चल गया, पहली बार इंडिया चाइना वार की सिचुएशन में, दूसरा जब हमने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया, और तीसरा 25 जून 1975 जब हम आपसे बातचीत करते हैं। और 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति की बिहाफ पर इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? इंदिरा गांधी जी ने फखरुद्दीन अली अहमद को फोन करके, मतलब मौखिक रूप से बोल दिया, और भारत में नेशनल इमरजेंसी लागू हो गई। अब आप सोचिए। तो यहीं पर एक पॉइंट अगला लिख लो। अभी तक भारत में
अभी तक भारत में नेशनल इमरजेंसी 3 बार क्या की गई है, 3 बार लगाई गई है, 3 बार में पहला तो आपको पता है इंडिया चाइना वार की सिचुएशन में, भारत चीन युद्ध की सिचुएशन में, और ये 1962 से लेकर 68 के फेज में होता है। दूसरा, जब इंडिया पाकिस्तान वार की सिचुएशन बनती है और पाकिस्तान इंडिया युद्ध की सिचुएशन जिसमें हम बांग्लादेश को स्वतंत्र कराते हैं 1971 और फिर तीसरी बातचीत करते हैं तो तीसरा कौन है, तीसरा है भैया 25 जून 1975 और 25 जून 1975 को ही आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर क्या किया गया, आंतरिक अशांति के आधार पर नेशनल इमरजेंसी इंपोज करी गई। और इस समय हमारे, आपको बता देते हैं थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्राइम मिनिस्टर आपकी इंदिरा गांधी जी थे। यही दोष लगता है इंदिरा गांधी जी के पूरे टेन्योर पर। आज तक कांग्रेस पार्टी पर जो एक विवाद की स्थिति बनती है वो नेशनल इमरजेंसी के नाम पर। और दूसरा, इस समय प्रेसिडेंट कौन थे, और प्रेसिडेंट साहब थे फखरुद्दीन अली अहमद। अली अहमद, और मौखिक रूप से फोन कर दिया, टेलीफोन कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, और फखरुद्दीन अली अहमद जी ने क्या किया, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। आप सोचिए, इसीलिए जब अगला 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो कहते हैं भैया ये शब्द ही हटा दो, ये शब्द ही गड़बड़ है, शब्द ही गड़बड़ है। और इसी के बिहार पर आगे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इस शब्द को रिप्लेस करके एक नया शब्द सशस्त्र विद्रोह ला दिया गया कि भैया जब सशस्त्र विद्रोह होगा तब नेशनल इमरजेंसी आंतरिक कारण से लगेगी, नहीं तो युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण ही क्या होगी, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। हो गया। नेशनल इमरजेंसी खत्म करने का अधिकार किसमें है, तो नेशनल इमरजेंसी को खत्म करने का अधिकार राष्ट्रपति में होता है। नेशनल इमरजेंसी को राष्ट्रपति द्वारा खत्म किया जाता है, तो या तो राष्ट्रपति खत्म कर दे, राष्ट्रपति नहीं खत्म कर रहे हैं तो लोकसभा में साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके इसको समाप्त किया जा सकता है, या अथवा लोकसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इसे समाप्त किया जा सकता है, ठीक। या फिर अगर हम अगली बातचीत करें, अथवा लोकसभा का 1/10 मेंबर क्या करें, एक संकल्प पारित कर दें, लोकसभा के 1/10 सदस्यों के द्वारा संकल्प पारित करके नेशनल इमरजेंसी को क्या किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी को क्या करेंगे, नेशनल इमरजेंसी की वापसी का ये संकल्प होगा, है ना, नेशनल इमरजेंसी को वापस लिया जा सकता है, तो ये वाला एक सेगमेंट है किसके बारे में, ये बेसिकली हमारा जो भी था नेशनल इमरजेंसी के संबंध में बातचीत थी। ठीक है, क्लियर हुआ। इतना स्पष्ट हुआ। चलें आगे। 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे, आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा 352 लगने पर, और अगर राष्ट्रपति को किसी अन्य फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना है तो 359 के तहत वो आदेश जारी करेगा, तब क्या होगा, फंडामेंटल राइट सस्पेंड होगा। ठीक है। राज्यों की विधि निर्माण की शक्तियां संघ के पास ट्रांसफर हो जाती हैं, संसद बनाएगी विधि, है ना, ये चीज होती है। इतना हो गया। अब हम आगे बातचीत करते हैं और आगे दूसरा इमरजेंसी पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, अनुच्छेद 356।
आर्टिकल 356 ये क्या बात करता है? ये राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, राष्ट्रपति शासन की बात करता है। राष्ट्रपति शासन की बात करता है। चलिए देखते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए बेसिकली इसका ग्राउंड क्या होगा, तो ये इसमें कहा जाता है एक आर्टिकल 355 आर्टिकल 355 है। और आर्टिकल 355 क्या कहता है जरा देखते हैं। तो आर्टिकल 355 कहता है प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप कार्य करेगा। क्या कहता है? प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप, संविधान के अनुसार कार्य करेगा, संविधान के अनुसार काम करेगा, काम करेगा। और नहीं करता है तो कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर की सिचुएशन है। अगर इसके अनुसार काम ना करे, संविधान के अनुसार काम ना करने पर, तो क्या कहोगे? कहोगे भैया कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है। फेलियर, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। तो पहला ग्राउंड तो ये हो जाता है। और दूसरा ये कहते हैं 365 को ग्राउंड बनाते, 365 को ग्राउंड बनाते। आर्टिकल 365 के बिहाफ पर 365 क्या कहता है? ये कहता है यदि राज्य केंद्र के निर्देश का पालन करने में विफल रहे, यदि राज्य केंद्र के निर्देश का पालन करने में, केंद्र के निर्देश का पालन करने में असफल रहे, पालन करने में असफल रहे, करने में असफल रहे, तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल साहब राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देंगे और प्रतिवेदन देके क्या करेंगे? राष्ट्रपति के द्वारा बेसिकली प्रेसिडेंट रूल को लगाया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट रूल किसके द्वारा लगाया जाएगा? प्रतिवेदन राज्यपाल देगा, लेकिन लगाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति शासन को किसके द्वारा लगाया जाता है? तो एक लाइन और लिख लो। तो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में, किसी राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, लगाया जाता है, लगाया जाता, ठीक है। इसके द्वारा लग, और आधार क्या होंगे? दो, राज्य संविधान के अनुरूप कार्य ना करे और दूसरा केंद्र के निर्देश का पालन ना करे। दो ग्राउंड होंगे, केवल दो आधार। ये देखो लिख लिए पीछे। तो किन आधार पर लगेगा? दो आधार पर। प्रेसिडेंट रूल किन आधार पर लगेगा? एक नंबर ये हो गया और दूसरा नंबर ये होगा 355 की विफलता पर और 365 के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है, राष्ट्रपति साहब ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तब क्या हो? फिर इसको संसद के दोनों सदनों के द्वारा 60 दिन, 30 डे था उसमें नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में, यहां पर 60 डे, 60 दिन के भीतर भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदन कर दिया जाना चाहिए। अब जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो हम क्या कहेंगे? संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, सदनों के द्वारा 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव, राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज साधारण बहुमत, वहां विशेष बहुमत था, यहां साधारण बहुमत है। साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए, कर दिया जाना चाहिए। इतना काम करना है और जब अनुमोदन हो जाएगा तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। और ध्यान समझना, इकट्ठा नहीं लग सकता है, लगेगा 6-6 माह के लिए।
एक बार प्रस्ताव पारित हुआ 6 माह के लिए लग गया, और इसकी मैक्सिमम जो अवधि होगी वो 3 वर्ष होगी। तो यहीं पर अगले पॉइंट में लिखिएगा, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पारित होने पर प्रस्ताव, अनुमोदित होने पर प्रस्ताव, अनुमोदित होने पर, अनुमोदित होने पर राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलेगा, तक चलेगा, 6 माह तक चलेगा। 6 माह पर पुनः पारित करके इसे 6 माह पर पुनः पारित करके इसे, पुनः पारित करके इसे अधिकतम, अधिकतम 3 वर्ष के लिए, अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिमम टाइम होगा जो प्रेसिडेंट रूल का, वो क्या होगा, वो कहोगे अधिकतम 3 वर्ष के लिए। मैक्सिमम टाइम ये होगा, देखो बॉक्स में रख दे, अधिकतम 3 वर्ष के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। और इसको समाप्त कौन करेगा, तो इसके समाप्ति का अधिकार, मतलब प्रेसिडेंट रूल को, प्रेसिडेंट रूल को राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किया जाता है, समाप्त किया जाता है। अच्छा, जब प्रेसिडेंट रूल रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है, मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। राज्य की जो मंत्रिपरिषद होगी वो भंग हो जाएगी। जब भंग हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात यहां पर कहें तो राज्य का शासन प्रशासन कौन संभालेगा, तो या तो राज्यपाल संभाले, या तो राष्ट्रपति, या तो राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाएगा, राज्य का शासन प्रशासन संभाला जाएगा। तो एक पॉइंट और लिखिएगा, प्रेसिडेंट रूल लगने पर प्रशासन, प्रेसिडेंट रूल लगने पर प्रशासन, पर प्रशासन राज्यपाल, प्रशासन राज्यपाल या सचिव या राष्ट्रपति के द्वारा नामित किसी व्यक्ति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नामित किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा संभाला जाता है, संभाला जाता है, संभाला जाता है। ये देखो, ये पॉइंट है, या तो राज्यपाल संभालेंगे, या तो सचिव साहब संभालेंगे, या राष्ट्रपति के द्वारा कोई नामित व्यक्ति होगा उसके द्वारा क्या किया जाएगा, संभाला जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद क्या होती है, भंग हो जाती है। प्रेसिडेंट रूल लगने की स्थिति में, प्रेसिडेंट रूल लगने की स्थिति में, प्रेसिडेंट रूल लगने की स्थिति में क्या होता है, हम कहेंगे भैया मुख्यमंत्री और उसकी, मुख्यमंत्री, सीएम और चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, भंग हो जाती है। ये आपको अगले पॉइंट के बारे में बातचीत करें, अगला क्या है, विधायी कार्य कौन करेगा, तो राज्य के विधायी कार्यों को, राज्य के विधायी कार्यों को, विधायी कार्यों को संसद के द्वारा किया जाएगा, संसद किया जाएगा, किया जाता, संसद के द्वारा राज्य के विधायी कार्य किए जाएंगे। और क्या होगा, यहीं पर बातचीत करें, सबसे ज्यादा बार देखोगे, सबसे ज्यादा बार जो होगा राष्ट्रपति शासन कहां पर, तो उत्तर प्रदेश में और मणिपुर में लगाया गया है 10 बार। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल उत्तर प्रदेश, यहां पर कितनी बार, 10 बार, और मणिपुर कितनी बार, 10 बार लगाया गया है,
ठीक, सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल यहीं पर लगा। और जब हम अगली बातचीत करें तो यहीं पर देखते हो जम्मू कश्मीर और पंजाब का भी नाम आता है। जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक समय तक 6 वर्ष 2 माह 20 दिन, जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक समय तक, अधिक समय तक कितने, तो हम कहेंगे 6 वर्ष 2 माह, 6 वर्ष 2 माह, और लगभग लगभग मैं अगर बातचीत करूं, मोटा मोटा मैं बातचीत करूं तो 20 दिन, कितना, 20 दिन, 6 वर्ष 2 माह 20 दिन। और वहीं पंजाब की जब हम आपसे बात करते हैं, पंजाब में अगर हम आपसे बातचीत करें तो पंजाब में 4 वर्ष 9 माह और 15 दिन का समय रहता है। 4 वर्ष 9 माह 15 दिन, इतने दिन का क्या होता है, इतने दिन का हमारे यहां पर प्रेसिडेंट रूल जम्मू कश्मीर और कहां पर, पंजाब में लगा है। ठीक है, चले आगे। सबसे पहली बार प्रेसिडेंट रूल कहां पर लगाया गया था, तो पंजाब में 1951 में सबसे पहली बार आप देखोगे तो पंजाब में क्या किया गया था, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो एक और पॉइंट लिख लो, सबसे पहली बार पंजाब में, पहली बार 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और मैं आपसे बात करूं, प्रेसिडेंट रूल जिस आधार पर लगाया जाता है उस आधार की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो प्रेसिडेंट रूल लगाए जाने के आधार की, लगाए जाने के आधार की, आधार की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, की जा सकती है। और ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि पता चले कि राज्यपाल साहब, जैसे मान लीजिए अभी संघ में मान लीजिए किसकी सरकार है, बीजेपी की। अब जिस राज्य में सपोज करिए कांग्रेस की सरकार है तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर बता देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर चल रहा है और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो ये क्या होगा, आधार, बैकग्राउंड क्या होगा कि केंद्र के निर्देश का पालन नहीं हुआ है तब लगेगी, या फिर दूसरा क्या है कि संविधान के अनुसार राज्य का शासन प्रशासन नहीं संचालित किया जा रहा है तभी लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी प्रेसिडेंट रूल। और अगली बातचीत करते हैं आर्टिकल 360 की, अनुच्छेद 360 की, आर्टिकल 360 ये क्या करता है, आर्टिकल 360 बात करता है वित्तीय आपातकाल की, किसकी, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगी है, अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगाई गई है। ये कब लगाई जा सकती है, दो कंडीशन पर, इसके लगाने के दो आधार, लगाने के दो आधार, दो आधार, दो आधार क्या होंगे, पहले आधार की जब हम आपसे बात करते हैं, यदि राष्ट्रपति का यह विश्वास हो जाए कि देश की साख कमजोर है, क्या हो रही है, देश की जो साख है, क्रेडिट जो है, क्रेडिट ऑफ कंट्री, देश की साख क्या हो गई है, वीकेन हो गई है, कमजोर हो गई है। और दूसरा हो जाए कि भैया वित्तीय स्थायित्व जो है, देश का जो वित्तीय स्थायित्व जो है वो खतरे में है, खतरे में है, खतरे में होने पर, होने पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती, और इसको संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करा जाएगा। ठीक है, और वापसी कौन लेगा, तो राष्ट्रपति। तो इसे लगाने के लिए प्रस्ताव को क्या करना चाहिए, मतलब लागू करने के लिए प्रस्ताव को, फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू करने के लिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू करने के लिए, लागू करने के लिए संसद के दोनों सदनों को,
बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों सदनों को साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से क्या करना है, प्रस्ताव पारित कर देना है, प्रस्ताव पारित करना है, प्रस्ताव पारित करना है, और प्रस्ताव पारित करके हम क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। और दूसरा, वापसी कौन करेगा, तो वापसी की बातचीत करेंगे तो राष्ट्रपति साहब इसकी वापसी करेंगे, राष्ट्रपति साहब इसकी वापसी करेंगे, ठीक है ना, राष्ट्रपति साहब इसकी वापसी करेंगे। तो ये इमरजेंसी के संबंध में थोड़ी सी बातचीत थी। आशा करते हैं ये चैप्टर, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो आप सभी लोगों से प्रियवत निवेदन है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का नाम है GKGS बाई सुधांशु सर। और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर क्लास की वीडियो लिंक मिल जाती है, और उसके साथ साथ आपको क्लास का PDF भी प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सेशन से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करके आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए आप ये भी बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।